अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब आज का प्रोग्राम हमारा जो है वो अरशद नदीम के नाम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद ओलंपिक्स में पहला मेडल क्या आ सकेगा, इसकी वाहिद होप अब बचे हैं अरशद नदीम। और कॉमनवेल्थ के अंदर, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के अंदर और इसके अलावा इस्लामिक गेम, इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम, सब जगह अपने झंडे गाड़ने के बाद अब आज अरशद नदीम इन एक्शन हुए। तो ये है जनाब वो मनाज़िर। और आप देख सकते हैं कि 86.59 का फर्स्ट अटैम्प्ट करते ही नीरज चोपड़ा के साथ साथ अरशद नदीम ने जो है वो क्वालिफाई किया डायरेक्ट मेडल राउंड के अंदर। और ये आप देख सकते हैं कि भारत के नीरज चोपड़ा जो कि सबसे बड़े कंपेटिटर भी हैं इस अरशद नदीम के, इसकी तरह अगर हम बात करें दीगर कंपेटिटर्स भी हैबर मौजूद हैं, इसी तरह जो एंडरसन पीटर्स हैं वो भी मौजूद हैं, ये उनकी भी थ्रो आप देख सकते हैं। तो बहुत टफ मुकाबला हुआ और 85 की कम से कम जो है वो हमने 7 से 8 जो है वो अटैम्प्ट देखी। और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है जनाब के अरशद नदीम एक मरतबा फिर आपके सामने हमारी पूरी तवज्जो का, उम्मीदों का मरकज़ इन पेरिस ओलंपिक्स। और 86.59 की पहली ही जानदार थ्रो करके उन्होंने फाइनल राउंड के लिए जगह बनाई। और फाइनल राउंड जनाब होगा अब 8 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे। हम सब की दुआएं अरशद नदीम के साथ हैं कि वो वहाँ भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। यहाँ पर चौथे नंबर पर रहे, लेकिन वहाँ मेडल को जीतने के लिए टॉप 3 में फिनिश करना पड़ेगा। कितना सख्त मुकाबला होगा इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब और कुछ देर में हमें जो है वो सेकंड पार्ट के अंदर ज्वाइन करेंगे अरशद नदीम के साबिक कोच फयाज बुखारी साहब भी। उनसे इस इवेंट के हवाले से बात करेंगे, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे जिसके ऊपर कल काफ़ी कुछ जो है वो डिस्कस हुआ। लेकिन पहले जनाब देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब आपने देखी रीप्ले हेडलाइंस और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और तजज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। इकबाल भाई, बहुत कम ऐसा होता है कि हम क्रिकेट के अलावा किसी और चीज़ से शुरुआत करें कि अरशद नदीम की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद। और 32 साल पहले जब ओलंपिक का मेडल पाकिस्तान ने जीता हॉकी में, तो बहुत सारे लोग तो शायद जो अब जवान हैं उस वक्त शायद पैदा नहीं हुए थे या बहुत छोटे थे। लेकिन आपने तो खैर वो, मुझे याद है कि आपको याद होगा कि आपने जब वो कवर किया। लेकिन सर एक उम्मीद बरकरार है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, फाइनल राउंड में जगह बनाई है, कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिली उन्हें, तनहा अपने टैलेंट के बलबूते पे आगे बढ़े और अल्लाह करे कि वो जो है वो आगे हमें अब मेडल भी जिता सकें। अरशद नदीम साहब के हवाले से हम मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से बात करेंगे, लेकिन पहले जनाब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आज जब 2:50 पर अरशद नदीम इन एक्शन हुए तो हम सब के दिल धड़क रहे थे। लेकिन पहली ही ज़बरदस्त अटैम्प्ट 86.59, उससे पहले नीरज चोपड़ा ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई, हैबर ने भी, पीटरसन ने भी, लेकिन टॉप 4 में जगह बना के अरशद नदीम पहुँचे हैं जनाब मेडल राउंड में। तो जनाब काफ़ी जज्बाती लम्हात हैं, चूँकि 32 साल का जब इंतज़ार हो और अब एक ही कदम की दूरी पर हैं अरशद नदीम, लेकिन उनको वहाँ टॉप 3 में फिनिश करना पड़ेगा। टॉप 4 में फिनिश किया, गो कि 86.59 की फर्स्ट अटैम्प्ट इंतहाई शानदार रही। मिर्ज़ा इकबाल भी साहब से बात करते हैं। इकबाल भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कौम की उम्मीदों का मरकज़ है इस वक्त अरशद नदीम। 32 साल पहले जब उन्होंने पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा हॉकी में जो है वो 92 में जब जीता ओलंपिक्स के अंदर, तो आई थिंक बहुत सारे बच्चे तो उस वक्त जो आजकल के देख रहे होंगे उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। 32 साल गुजर गए सर। तो आई थिंक बहुत बड़ा लम्हा है सर आज कि उन्होंने अपनी उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं, लेकिन फाइनल राउंड में मजीद मेहनत भी करना होगी, चूँकि टॉप 4 में आए हैं, टॉप 3 में जगह बनाएंगे तो मेडल मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा अब्दुल गफ्फार। 32 साल पहले 1992 के मुकद्दर में कामयाबी नहीं लिखी गई और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 खेल ऐसे हैं कि जिसमें ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं, वरना बाकी सारे मेडल्स पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में हॉकी में लिए हैं। एक बशीर भोला भाला पहलवान थे जिन्होंने 60 के अशरे में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 1988 के सोल ओलंपिक्स में हुसैन शाह ने बॉक्सिंग में जो है वो कांसी का तमगा जीता। आज जिस तरह की जेवलिन की थ्रो की अरशद नदीम ने कॉन्फिडेंट तो नजर आ रहे थे, लेकिन 3 मीटर का फर्क है अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के दरमियान। आप देखें 86.59 था अरशद नदीम का और नीरज चोपड़ा का 89.39 था समथिंग। तो इससे आप अंदाजा लगाए फर्क है। लेकिन नामुसाइद हालात में कोहली की भी इनको तकलीफ थी, इनके कोच सलमान बट इनके साथ हैं, वो इन्हें लेकर चले। तो दुआ करें कि पाकिस्तान मेडल जीते। पाकिस्तान को इकबाल ने कहा है ना अब्दुल गफ्फार कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। तो अरशद नदीम अगर इंशाअल्लाह ताला मेडल जीतते हैं 8 अगस्त की रात, तो पूरे पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद हो जाएंगे। लेकिन फिर को भी जागना चाहिए कि हुकूमत को अपने हीरोज को जो
पाकिस्तान का सब जलाली परचम पाकिस्तान से बाहर बुलंद करते हैं, उनको फैसिलिटेट करना होगा, उनको इनामात से नवाजना होगा, उनका ख्याल रखना होगा। अब आप देखें ना, नीरज चोपड़ा की क्या प्रिपरेशन हुई है और अरशद नदीम की क्या हुई है, तो वाज़े फर्क है। अल्लाह करे कि अरशद नदीम जो है 8 अगस्त की रात ये मेडल जीते, ब्रॉन्ज मेडल जीते, इब्तिदाई 4 में आए और फिर उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल के हकदार होंगे। अल्लाह करे बेहतर हो। बिल्कुल सर, और जैसे आपने कहा कि जब 92 में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में आखिरी मरतबा जीता, इकबाल भाई माशाल्लाह आपको बड़ा तजर्बा हासिल है, एक वक्त गुजर गया और कोई रिकॉल कर सकते हैं उस पर जब 92 और कहाँ, ये सच बताऊं तो सर मेरी उम्र भी उस वक्त 9 साल थी, मुझे भी वो सही तरह से याद नहीं। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत जो है वो 94 का सही तरह याद है, जब मंसूर हमारे गोलकीपर, लेकिन वो भी कितने नामसाइद हालात में सर गए। वो हमारे हीरो हैं जिन्होंने ना सिर्फ हमें वर्ल्ड कप में बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आखिर में तनहा उनके ऊपर बात आई, तो आज उनका भी जिक्र मुझे याद आ रहा है, क्योंकि वो हमारे आखिरी बड़े हीरो थे मैं समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट हमें आखिर में जितवाए। लेकिन बहुत ज़माना बीत गया सर, 32 साल। जी, 32 साल बीत गए और बार्सिलोना ओलंपिक्स में इस्लाउद्दीन पाकिस्तानी हॉकी टीम के हेड कोच थे और हम तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान मेडल जीतेगा, क्योंकि 84 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने सोने का तमगा जीता था। लेकिन फिर 88 के जो सोल ओलंपिक्स थे उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी बस बेहतर ही रही। लेकिन 92 के ओलंपिक्स में बड़े चांसेस थे हमारे अब्दुल गफ्फार के, हमारी टीम बड़ी तगड़ी थी कि हम मेडल जीत सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम सेमीफाइनल हार गए, जिसकी वजह से हमें तीसरी पोजीशन के लिए मैच खेलना पड़ा और हम जीत गए। लेकिन 32 बरस का तवील अरसा गुजर गया है, बहुत से बच्चे जवान हो गए, आप भी बड़े हो गए हैं सब लोग, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम बैठ के रात को देखते थे, टीवी होता था कि मैच आएगा पाकिस्तान हॉकी का। अब तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया ना लोगों को, हॉकी का खेल इस 15वें 16वें नंबर पर आ गया है। तो अब अरशद नदीम एक उम्मीद की शमा रोशन है। मियां चुन्नू की पहले बर्फी बड़ी मशहूर हुआ करती थी, आपको याद होगा, खानेवाल के पास है मियां चुन्नू, लेकिन अब मियां चुन्नू का अरशद नदीम जो है वो बड़ा मशहूर हो गया है। और अरशद नदीम क्योंकि इनकी हाइट है, तो इब्तिदाई दिनों में ये फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, शोएब अख्तर से बड़े इंस्पायर्ड थे, लेकिन फिर उसके बाद जेवलिन थ्रो की तरफ आ गए, तने तना पाकिस्तान का परचम बुलंद करने का इन्होंने बेड़ा उठाया और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने जो है वो जीता सोने का तमगा, और इनकी जो सबसे बेस्ट थ्रो है, जो रिकॉर्ड थ्रो है इनकी, वो 90.18 की है, जेवलिन जो इन्होंने थ्रो की है। लेकिन आप देखते हैं कि किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, अल्लाह करे कि वो अच्छा परफॉर्म करे। सर आपने बर्फी का जिक्र किया तो यकीन करें मुंह में पानी आ गया, और साथ ये ख्वाहिश भी दिल में आ गई कि अगर इंशाल्लाह 8 अगस्त को 11:30 बजे वो जीतते हैं तो बर्फ़ी ही हर किसी के घर में हो और बर्फ़ी खा के हम इसको एंजॉय करें। लेकिन सर क्या सितम है, मुई शाह साहब हमारे बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त पेरिस ओलंपिक की कवरेज के लिए मौजूद हैं। सर उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 380 मिलियन रुपीज़ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने गवर्नमेंट को वापस कर दिए। हम इतने नाअहल हैं, माज़रत के साथ, पता नहीं अब इसका जिम्मेदार कौन है, स्पोर्ट बोर्ड में कौन लोग बैठे हैं, कि हम जो पैसा गवर्नमेंट देती भी है हमने वो भी खर्च नहीं किया। शायद नीरज चोपड़ा को जो फैसिलिटीज़ मिली, ये 380 मिलियन तो सर बहुत बड़ी रकम है, अगर कोई चंद मिलियन भी हम अरशद नदीम को और प्रिपरेशन पर लगाते तो शायद वो और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते। अजीब सूरत हाल है सर, पैसे मौजूद हैं और खर्च करने के अहल भी नहीं है। देखिए मेरे ख्याल में डर होगा ना ऑडिट का, वरना वो अपने आप पे खर्च कर देते, लेकिन उन्हें डर होगा कि 380 मिलियन अगर हमने जॉय ट्रिप पे खर्च कर दिए और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, तो कहीं मारे ना जाए, नैब केसेस ना कर दे। अब आप सितम ज़रीफी देखिए ना कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में भी लोगों का तकर्रुर जो है सियासी बुनियादों पर होता है। अब आप देखें अताउल हक कासमी जो मारूफ शायर हैं, उनके साहबजादे यासिर पीरजादा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी हैं, और हर आदमी की नजरें होती हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड का डीजी बन जाए। आपको याद होगा माजी में अख्तर गंजिया साहब थे कि जो हमें जब भी पाकिस्तान का दस्ता जाता था, कैमरे की तरफ देखकर वो पाकिस्तान का छोटा सा जो पर के हाथ में होता था वो लहराते थे। तो शौकीन लोगों के बजाय अगर प्रोफेशनल लोग स्पोर्ट्स बोर्ड के अफेयर आए, अब तो आपको पता है बड़ी टसल चल रही है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में भी, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चाहता है ओलंपिक एसोसिएशन को टेक ओवर कर ले, क्योंकि 20 साल का दौर जनरल आरिफ हसन का खत्म हो चुका है। और अभी जो सुनने में आ रहा है कि पाबंदी लग चुकी है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद पर, जो बॉक्सिंग के हैं, तो उन पर पाबंदी लग गई। अब वो वापस आते हैं या होता है क्या, लेकिन हालात बड़े नागुफ्ता बे हैं अब्दुल गफ्फार। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मिर्जा इकबाल बेग साहब भी मौजूद होंगे, साथ बुखारी साहब जो कि अरशद नदीम के एक्स कोच हैं, उनसे बात करेंगे। चूंकि सियोल ओलंपिक्स का जिक्र किया इकबाल भाई ने कि वहाँ हुसैन शाह साहब ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन उसके बाद बॉक्सिंग में कुछ ना हो सका। तो अब क्या ये वक्त नहीं है कि हम मीडिया भी, गवर्नमेंट भी, सोशल मीडिया,
सब स्टेक होल्डर्स अभी से आवाज़ बुलंद करें कि अरशद नदीम खुदा करे कि वो मेडल जीतें, लेकिन उसके बाद दूसरा अरशद नदीम कौन होगा, हमें ये भी सवाल आज ही ढूंढना पड़ेगा ताकि आइंदा हमें बॉक्सिंग की सूरत हाल का सामना न करना पड़े। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के लिए। 7 एथलीट हमारे सिर्फ जा सके और उसके अंदर भी आपके सामने शूटर्स की कारकर्दगी भी मायूस कौन रही है, बाकी तो खैर वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। एक जानिब इस दाने भी तवज्जो देनी है कि हम भी अब तो आवाज़ उठा रहे हैं, अल्लाह करे हम आगे भी उठाएं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, सर ये तो सो जाते हैं, फिर कोई हमारे पास एक्शन प्लान नहीं है। वैसे तो खैर मैं ये कहना नहीं चाह रहा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में भी इस पर मसले मसाइल चल रहे हैं, चाहे वो इकनॉमी हो, जो भी चीज़ें, लेकिन मेरा वो टॉपिक नहीं है। लेकिन सर स्पोर्ट्स पे तो बिल्कुल ही तवज्जो नहीं है, लगता है जैसे हमको एहसास ही नहीं है कि 32 साल में ओलंपिक मेडल ना जीतना किसी 24 करोड़ की आबादी के लिए एक माजरत के साथ शर्म का मकाम है। बहुत अफसोस की बात है अब्दुल गफ्फार, 2008 में जो 18वीं तरमीम आई, आइन में जो तरमीम आई, उसके बाद से वफाकी वजारत खेल खत्म कर दी गई और तमाम सूबों को कहा गया कि आप अपने अपने सूबाई वजीर खेल रखें। तो वो अगर सेंट्रलाइज होता है तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। माजी में मुख्तलिफ लोग, पीर आफ्ताब शाह जिलानी वो वजीर खेल रहे, एजाज जाकरानी वो वजीर खेल रहे, उसके अलावा नजमुद्दीन खान वो वजीर खेल रहे, मुख्तलिफ लोग वजीर खेल रहे। लेकिन फिर उसके बाद जब डिसेंट्रलाइज हो गया कि सूबों को दे दी गई तो खेलों का जो है बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। फिर दूसरे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक सफेद हाथी है। आप देखें इस्लामाबाद में क्या बोर्डिंग लॉजिंग के लिए सुना है, वहाँ खाना बड़ा जबरदस्त होता है। जो स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान हैं वो बड़े मजे से खाना खाते हैं सरकारी खर्चे पर। तो अगर वहां खेलों की तरक्की के लिए काम किया जाए, आप कमरे जाकर देख लें, सर्दियों में वहां पर खिड़कियां तक नहीं है, तेज हवा चल रही है इस्लामाबाद की सर्दी। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो होनी चाहिए, तो हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। आप पड़ोसी को देख ले कि किस तरीके से उनके एथलीट्स जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम सियासी उसमें उलझे रहते हैं और हम अपने एथलीट को सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। ठीक है, इकबाल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा, मैं मजीद भी आपसे एक दो सवाल करूंगा, लेकिन अरशद नदीम के साबिक कोच फयाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी हौसला अफजा रही उनकी पहली थ्रो 86.59, लेकिन फिर हमने देखा कि बाकी जो नीरज चोपड़ा 89.34, इसी तरह वेबर जो है वो 87.76 और फिर एंडरसन पीटर्स की 88.63। तो वेल डन अरशद नदीम, जो पहला मरहला है वो उन्होंने तय किया, अपना टारगेट अचीव किया, लेकिन जो बाकी जेवलिन थ्रो की हमारी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि फाइनल राउंड बहुत सख्त होगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इसमें ऐसे है कि जैसे अभी आपने अपना कंपटीशन देखा है। जी सर। इसमें होता ये है कि जेवलिन थ्रो में, जैसे एक छोटी सी मिसाल दूंगा मैं आपको, कि अभी हम लोग कोरिया गए थे, यासर को मैं लेके गया था। जी जी। वहां पे श्रीलंका वाला था एक, उसकी बेस्ट थ्रो थी 74 मीटर। ठीक है। तो उसने थ्रो कर दी 85.45। बिल्कुल ठीक है। अब इसी की मिसाल एक और है, जीना, ये जिसने आज क्वालिफाइंग में भी गैस 79 की है, प्लस की है। अच्छा, ये जीना की जो थ्रो है 88 प्लस है। अब इसने जब डायमंड लीग में की है तो डायमंड लीग में 76 पे आ गया ये। ठीक है। अच्छा, इसमें होता ये है कि अगर आपकी थ्रो बैठ गई, यानी कि थ्रो में आप लग जाते हैं, उसमें पावर डल गई है, तो थ्रो आपकी आउटस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है। एक चीज हमने ये देखना है कि हमारे बच्चे ने जो थ्रो की है वो आज की, थोड़ी सी रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, नो डाउट इसके अंदर थ्रो है। ठीक है, अगर चूंकि कंपटीशन है तो कंपटीशन को आपने लाइट नहीं लेना। आज की जो गलती हुई है, यानी कि इसकी कितने % थ्रो हुई है और वो कितने % से इसकी थ्रो हुई है, मेरे मुताबिक इसकी जो थ्रो हुई है ना वो 60% हुई है। अभी इसमें थ्रो बाकी है, बहुत गुंजाइश है, और ये गुंजाइश अगर उधर निकल जाती है तो आप शॉर्ट शार्ट गोल्ड भी हो सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, या आप पहले 3 में भी आ सकते हैं। एक चीज ठीक, ये चीजें आपने देखनी। अब इसी तरह ही हमने यही ऑब्जर्वेशन इनके ऊपर रखनी है जो उसके साथ के कंपटीटर। ठीक है। ठीक है, कि उनकी कितने % थ्रो है जी, और जी। किसने क्या फॉल्ट किया है। जैसे आपने देखा होगा उसको, ये क्या नाम है इसका, पीटर। जी जी जी। उसको देखा होगा कि वो थ्रो करके हाथों को हिला रहा था, कि यानी कि उसकी फीलिंग की थ्रो नहीं हुई।
बिल्कुल ठीक वो यानी कि जाहिर करवा रहा था कि उसकी फीलिंग की थ्रो अभी हुई नहीं है। ठीक है, एक चीज हमने ये देखना है, आप दुआ करें कि ये अपनी फाइनल में जी जी। अच्छी फीलिंग। चलिए फयाज साहब, मैं आपसे एक ब्रेक के बाद सवाल करूंगा उसमें, जिसमें खास तौर पर आपने कैपेसिटी की बात की ना, कितनी कैपेसिटी हो रहा है। इकबाल भी आपसे आखिरी सवाल, कितना सिग्निफिकेंट मोमेंट होगा, और दूसरा क्या हमने इस मौके को ज़ाया तो नहीं करना ना, जैसे हमने सियोल ओलंपिक से बाद कभी बॉक्सिंग को मुड़ के नहीं देखा और आज तक बस हम हुसैन शाह को याद करते हैं। अल्लाह ना करे कि जेवलिन थ्रो में ऐसा हो। हमारी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। फयाज बुखारी साहब यासिर के साथ, हुसैन के साथ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि एक और अरशद नदीम प्रोड्यूस हो, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है अपने कोचेस को और खिलाड़ियों को। हाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट करे। बहुत सारे इदारे हैं, अब जैसे वापडा में अरशद नदीम मुलाजिम में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने उसे 2.5 लाख रुपए महाना दिए हैं कि वो जाकर ट्रेनिंग करे, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरीके से। अब आप देखें, जब टोक्यो ओलंपिक्स थे तो उसमें अरशद नदीम 5वें नंबर पर आया, और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उसने 90.1 मीटर जेवलिन फेंकी और उसने जो है गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए। तो उम्मीद तो है। अब चूंकि पहले ही वो एक ही थ्रो पे वो क्वालिफाई कर गया है फाइनल के लिए, तो अब दुआ करें कि और थोड़ी मेहनत करे। 8 अगस्त को होगा इंशाअल्लाह ताला, 2 दिन रह गए। हम सबकी दुआएं, पूरे पाकिस्तान की दुआएं अरशद नदीम के साथ है कि वो कामयाबी हासिल करे, और पाकिस्तान का वाली परचम जब पेरिस में लहराएगा अब्दुल गफ्फार, तो हम सबके सर फख्र से बुलंद हो जाएंगे। सर उसी लम्हे का इंतजार है, यकीन करें 32 साल का इंतजार है। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके वक्त देने के लिए। फयाज बुखारी साहब से ब्रेक के बाद जरूर पूछेंगे कि बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि 86 और कहाँ उनका 90 प्लस भी है, तो बहुत कैपेसिटी है जो उसको ऑलरेडी वो मीट कर सकते हैं। लेकिन बाकी कंपेटिटर्स के बारे में फयाज साहब कैसे देख रहे हैं, चूंकि आज जितने टॉप 4 में लोग आए हैं वो सब 85 प्लस थे। फयाज बुखारी साहब से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल देख के। तो जनाब बड़ी इमोशनल साइड जुड़ी हुई है, क्योंकि 32 साल से जिस स्पोर्ट्स में, जिस मुल्क में मेडल ना जीता हो तो वहाँ पर डेस्परेशन भी होती है। लेकिन कुछ टेक्निकल बात भी कर लेते हैं, और फयाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज बुखारी साहब, जो मैं देख रहा हूँ इसमें पीटर की पर्सनल बेस्ट 93 है, वेलकोट की भी 90 प्लस है, अरशद नदीम 90 प्लस है, इसी तरह अगर हम देखते हैं तो यागो भी 92 है। लेकिन आप इनको ज़्यादा अच्छा फॉलो करते हैं, ज़्यादा आप उनके बारे में जानते हैं। इस वक्त अगर आपसे मैं पूछूँ कि अब आज तो अरशद ने नंबर 4 पे फिनिश किया, लेकिन जब आप फाइनल राउंड देख रहे होंगे, कौन से टॉप 3 आपको लग रहे हैं जो मेडल के लिए ज़्यादा इस वक्त हकदार या इस अच्छी पोजीशन में है, जो अपनी कैपेसिटी पर जा सकते हैं? क्योंकि शायद कुछ एथलीट अच्छी थ्रो कर चुके होते हैं, बट अभी शायद उस तरह से वो कर ना पा रहे हों, या उनका प्राइम गुजर चुका। हाउ यू सी द फाइनल राउंड नाउ? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये है इसमें कि चूंकि उनकी मैंने कोई ख़ास ट्रेनिंग तो नहीं देखी, ये टीवी पे या इसके ऊपर जो हमारी इस पे वर्ल्ड एथलेटिक्स वाले जो भेजते हैं, जी जी सर, ट्रेनिंग हम लोग वही देख सकते हैं। यहाँ इस वक्त मैं जैसे यहाँ पे बैठा हूँ पाकिस्तान में, और वो लोग वहाँ पे है। आज का जो मैंने कंपटीशन देखा है, जिसमें मैं तो अपने बच्चे की बात करूँगा। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले कि जो खेलने गया, अल्लाह करे कामयाब हो, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो उसका मैंने आज इसमें कंपटीशन देखा, आपको रियलिटी पे बात करनी चाहिए ताकि पता हो सबको। बिल्कुल सर। हम लोग कंपटीशन में हैं, अगर ये अपनी बेस्ट थ्रो करता है, अच्छी थ्रो करता है, फीलिंग की, बेस्ट फीलिंग की, उसमें पूरी पावर डाल देता है थ्रो में, तो ये यानी कि ओलंपिक का रिकॉर्ड भी कर सकता है, जीत भी सकता है, और पहले 3 में भी आ सकता है, यानी कि ये है। दूसरी बात यह है, जैसे आपने देखा होगा इसको, चोपड़ा को, और वो क्या नाम है, वेबर है, वेलकॉट है, और वेबर है, ये थोड़ा फाइनल में कंपटीशन, ये लोग कितना प्रेशर लेते हैं और क्या उसमें होता है, क्योंकि उस वक्त ये जब सब ने इकट्ठे होना है ना, तो एक दूसरे का प्रेशर भी होता है। ठीक है। एक चीज, उससे बाज़ का फीलिंग आपकी बहुत अच्छी भी हो जाती है, और बाज़ का फीलिंग आपकी थोड़ी सी कह लें कि डाउन भी हो जाती है। ठीक है। जैसे अरशद का कंपटीशन मैंने देखा है, मैंने जो उसकी थ्रो देखी है, उसने थ्रो अच्छी की है, वर्ल्ड लेवल की थ्रो है। बिल्कुल। अगर अभी उसमें बहुत गुंजाइश है थ्रो की, यानी कि 40%, 40 to 45% अब भी उसमें थ्रो बाकी है इंशाल्लाह। और उसके ऊपर अब वो जो भी उसके साथ कोच है, स्टाफ है, वो उसको क्या गाइड करता है, क्या यानी कि उस पर चलता है। ठीक। चूंकि होता ये है कि
जब आप यहाँ पे बैठे हैं, वो अपनी ट्रेनिंग में है, तो आप वो ट्रेनिंग में हाइल नहीं हो सकते, यानी कि उसकी उसमें नहीं हो सकते, ऊपर नीचे चीज हो जाती है, खराब हो जाती है। अगर ये अच्छी फीलिंग की थ्रो कर जाता है तो ये इंशाल्लाह ताला पहले 3 में है। इंशाल्लाह। आखिर में क्विकली सर, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी यासिर की, आपके पास हुसैन भी हैं, फ्यूचर अरशद नदीम की बात करें, अल्लाह ताला उनको अगले ओलंपिक के लिए भी हिम्मत दे और यहाँ भी मेडल जीते, अल्लाह करे अरशद आगे भी जीते हैं, लेकिन फ्यूचर की बात करना भी साथ इंपॉर्टेंट होती है। हाउ यू सी द फ्यूचर? जैसे हम इसामुल हक के बाद मैं उनसे बात कर रहा था, तो नया इसामुल हक मिलना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए मेहनत हो रही है, अरशद नदीम की रिप्लेसमेंट है हमारे पास? सर देखें, अरशद की रिप्लेसमेंट पे मैं लेके आया हूँ, अभी अल्लाह करे अरशद खेलता रहे, क्योंकि जावलन में होता ये है कि जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, आपका जावलन अच्छा हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि आप सीख रहे होते हैं। आपने देखा होगा ओलंपिक के कंपटीशन ने हमें अगले कंपटीशन खेलने सिखा दिए हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जैसे अरशद के बाद दूसरा बैकअप लेके आया हूँ मैं, यासर, और यासर के बाद हुसैन है, कुछ दूसरे बच्चे हैं। यासर के ऑलरेडी 2 मेडल्स आ भी चुके हैं इंटरनेशनली हमारे और पास। एक आर्मी वाला बच्चा है, ठीक है, अमाद उसका नाम है, वो भी अच्छा बच्चा है, अगर उसके ऊपर भी तवज्जो दी जाए तो वो भी अच्छा हो सकता है। तीसरा ये हुसैन है, इसका नाम है पूरा मोहम्मद हुसैन बुखारी, ये भी अच्छी ये अभी कह लें कि बिगनिंग स्टेज पे है, इसके ऊपर 2 साल अभी लगेंगे, तो उसके बाद ये भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। चलें, पूरी उम्मीद है फयाज साहब के इंशाल्लाह अरशद नदीम पहले मेडल जीतें ताकि और इंस्पिरेशन मिले। यासिर, हुसैन, हमारे जिन बच्चों का आपने नाम लिया, इंशाल्लाह आपके साथ बात करते रहेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जो वापस आएंगे तो क्रिकेट की जनाब बात करेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए हैं कि जो रेनोवेशन हो रही है तो क्या खूबसूरत लुक बनेगा और क्या वक्त पे तकमील हो सकेगी, ये भी एक सवाल है। इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।